नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं आपकी दोस्त सोनाली राज। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनों के साथ मस्त होंगे। अपनी सफलता के लिए लगातार कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्त आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। दोस्त, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए इन न्यायाधीशों को हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं ताकि इसे हम बेटर तरीके से समझ पाए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश। दोस्त, वर्तमान समय में देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। लेकिन इसके अलावा और भी न्यायाधीश होते हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी, इसे कार्यवाहक न्यायाधीश भी कहते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। दोस्त, इसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को हम एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्त? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख यहाँ लिख दे रहे हैं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 126 में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 126 में है, सॉरी 126 में है। कहने का मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मेंशन जो है हमारे संविधान के आर्टिकल किसमें है? 126 में है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 126 में है। आइए जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 126 क्या कहता है, यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है। दोस्त, जब सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई का पद रिक्त हो, सीजीआई का पद रिक्त हो या किसी कारणवश वह अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो यानी प्रेजेंट ना हो, अनुपस्थित हो, या अपने दायित्वों का निर्वहन करने में, दायित्व का मतलब ये होता है कि कर्तव्य, अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उस समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश
सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं दोस्त इसे। हमारे संविधान का अनुच्छेद 126 क्या कह रहा है? तो संविधान का अनुच्छेद 126 ये कह रहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो? रिक्त हो। कहने का मतलब उन्हें महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा यानी साबित कदाचार एवं असमर्थता का उन पर आरोप लगा हो या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो, इस कारण जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका पद रिक्त हो, या किसी कारणवश अस्थायी रूप से सीजीआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या हो? अनुपस्थित हो, जैसे स्वास्थ्य कारणों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक है, किसी कारण से वो क्या है? अनुपस्थित है, यानी टेम्परेरी रूप से प्रेजेंट नहीं है, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में क्या है? असमर्थ है, ठीक है, वो अपना कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 126 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी जो एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश हैं वर्तमान समय में, ये जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं इन्हीं में से जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उन्हें राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकते हैं? नियुक्त कर सकते हैं। तो दोस्त उदाहरण के लिए हम इसे व्यवहार में समझते हैं, जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी के पिता यानी हमारे बाबा क्या हैं? किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, तो उनका कार्यभार कौन संभाल लेता है? हमारे पिताजी संभाल लेते हैं, लेकिन जब बाबा आ जाते हैं तो स्वयं अपना काम करने लगते हैं, फिर पिताजी की भूमिका क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में ये सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है वो कार्य करता है। इसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही वेतन भत्ता, ठीक है, जितनी शक्तियां हैं वो सब मुख्य न्यायाधीश के समान ही मिलते हैं। जितने दिन वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा उतने दिन उसे जोड़कर जो है पेमेंट दे दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है दोस्त, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आइए देखते हैं एग्जाम में आपके क्वेश्चन किस तरीके से बनाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 126 में है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। फिर अगला सवाल बनाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमने आपको बताया है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, किसी कारणवश वो अनुपस्थित हो या अपने दायित्व का निर्वहन करने में क्या हो? असमर्थ हो, ठीक है दोस्त। कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे समझते हैं जैसे वर्तमान समय में डी.वाई. चंद्रचूड़ जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये 55वें मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, ठीक है, उनका पद रिक्त है या कार्य करने में सक्षम है। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के 33 न्यायाधीशों में से जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगी? नियुक्त कर देंगी। तो कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्त। तो आइए चलते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की तरफ। कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश कौन होता है? दूसरा है आपका तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश को हम क्या कहते हैं दोस्त? तदर्थ न्यायाधीश को हम लोग एडहॉक जज कहते हैं। एडहॉक जज, इसे जो है हम एडहॉक जज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्त? तो तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 127 में है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 127 में है, ठीक है। 27 में इसका मेंशन किया गया है, उल्लेख किया गया है कि तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है। तदर्थ न्यायाधीश से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए पहले हमारे संविधान का अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश के बारे में क्या कहता है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं दोस्त कि हमारा संविधान क्या कह रहा है, क्योंकि सवाल जो होते हैं वो यही से पूछे जाते हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 127 कह रहा है जब चलो इसको 60 में लिख देते हैं। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट। जब सर्वोच्च न्यायालय के सत्र का मतलब क्या होता है? सेशन होता है, ठीक है।
जब सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए, ठीक है, आयोजित करने के लिए, आयोजित करने के लिए या जारी रखने के लिए, ठीक है, चालू रखने के लिए, जारी रखने के लिए, जारी रखने के लिए गणपूर्ति, गणपूर्ति को दोस्त हम लोग कोरम भी कहते हैं, ठीक है, गणपूर्ति का अभाव हो, गणपूर्ति का अभाव हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, यानी एससी का जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय यानी किसी हाई कोर्ट के, किसी उच्च न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है, ये जो न्यायाधीश हो गए इसकी योग्यता जो है सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो वो हाई कोर्ट का ही, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय, नियुक्ति करते समय सीजीआई यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, सीजीआई राष्ट्रपति, सीजीआई संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजे, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श, ठीक है, एडवाइस या सलाह, सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श और राष्ट्रपति से पूर्ण, ठीक है, पूर्ण सहमति लेंगे, पूर्ण सहमति लेंगे। चलिए दोस्त समझते हैं अनुच्छेद 127 को, ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है। दोस्त सुप्रीम कोर्ट के सत्र को आयोजित करने के लिए, सत्र का मतलब होता है सेशन, सुप्रीम कोर्ट के सेशन को जो है क्या करने के लिए, आयोजित करने के लिए या फिर उसे जारी रखने के लिए, जब सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति का अभाव हो, गणपूर्ति को हम लोग कोरम भी कहते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्त, सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति के लिए कुल कितने न्यायाधीश होना चाहिए, तो कुल 3 न्यायाधीश होने चाहिए ताकि वो 2:1 के बहुमत से निर्णय दे सके। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति या कोरम के लिए कुल कितने न्यायाधीशों का होना जरूरी होता है, तो कुल 3 न्यायाधीशों का होना जरूरी होता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो विषम संख्या में जो है यानी बहुमत से अपना निर्णय देते हैं। 3 रहेंगे तो 2:1 के बहुमत से क्या देंगे, अपना निर्णय दे देंगे। दोस्त इसके अलावा जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब राष्ट्रपति को सलाह देते हैं तो उसमें गणपूर्ति के लिए कुल 5 न्यायाधीशों का होना जरूरी होता है, बाकी अन्य मामले में 3 न्यायाधीश ही काफी होते हैं, ठीक है। तो गणपूर्ति या कोरम का मतलब किसी भी संस्था या किसी भी संस्थान को चलाने के लिए उसकी जो न्यूनतम संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी उपस्थिति जरूरी होती है, उसी को हम गणपूर्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ संसद को चलाने के लिए लोकसभा है, यदि राज्यसभा है तो उसके 1/10 सदस्यों का होना क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए जो है गणपूर्ति कितने सदस्यों की जरूरत होती है, तो गणपूर्ति के लिए तो 3 न्यायाधीशों की जरूरत होती है, ठीक है। कहने का मतलब
जब सुप्रीम कोर्ट के सत्र को आयोजित करने और जारी रखने के लिए गणपूर्ति का अभाव हो, यानी जो स्थायी जज हैं सर्वोच्च न्यायालय में 33 स्थायी जज हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है। जब ये 33 जजों में से मान लीजिए कोई 10 न्यायाधीश है, वो किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं है, तो इस संख्या को पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो अपने मन से ऐसा नहीं करेंगे। जब किसी भी उच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की जब वो नियुक्ति करेंगे तो संबंधित जिस उच्च न्यायालय से, संबंधित का मतलब जिस उच्च न्यायालय से तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होकर आ रहा है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे और राष्ट्रपति से पूर्ण सहमति लेकर तभी वो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। दोस्त ऐसे समझते हैं जैसे वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। डी.वाई. चंद्रचूड़ को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की क्या करनी है, नियुक्ति करनी है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ किससे सलाह लेंगे, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा रहा है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी प्रतिंकर दिवाकर इस समय जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे सलाह लेंगे, प्लस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से सलाह लेंगे। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्त तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान हमारे यहाँ केवल सुप्रीम कोर्ट में ही है। हाई कोर्ट या फिर जो अधीनस्थ न्यायालय है वहां पर जो है तदर्थ न्यायाधीश का कोई भी प्रावधान नहीं है। जिस समय यह तदर्थ न्यायाधीश जो होता है ये अस्थायी काल के लिए होता है, यानी कुछ समय के लिए ही होता है। जिस तदर्थ न्यायाधीश जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा तो उसे वो सभी अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार मिलेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को मिलते हैं। लेकिन वो हाई कोर्ट तदर्थ न्यायाधीश हाई कोर्ट का भी काम करता है और सुप्रीम कोर्ट का भी काम करता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब बनाम की बात आएगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसके जो दायित्व हैं उस पर वो ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश के बारे में आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्त आइए चलते हैं हम लोग अवकाश प्राप्त न्यायाधीश यानी सेवानिवृत्त या रिटायर्ड जज के बारे में देखते हैं। हाँ, इससे सवाल क्या बनाएगा दोस्त, सवाल देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम में। तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 127 में है यानी 127 में है। और फिर पूछ लेगा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है हमारे यहाँ कौन कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। किसकी सलाह से करता है, तो राष्ट्रपति की पूर्ण रूप से सलाह ले लेता है, प्लस संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है। तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान कहाँ पर है, तो तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान हमारे यहाँ केवल सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में नहीं है, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश होते हैं तो अस्थायी समय के लिए होते हैं। आप देख रहे हैं दोस्त यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में देखते हैं दोस्त। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा इसे लाइक कर लें और अपना बहुमूल्य सहयोग देकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्त। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, ठीक है। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को हम लोग दोस्त रिटायर्ड जज के नाम से भी जानते हैं। रिटायर्ड जज, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या फिर इन्हें हम जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी कहते हैं, ठीक है। इसका उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो दोस्त अवकाश प्राप्त या सेवानिवृत्त न्यायाधीश का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 128 में है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि सेवानिवृत्त या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश का उल्लेख या रिटायर्ड जज का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 128 में है। इन्हें अवकाश प्राप्त कहिए या फिर सेवानिवृत्त कहिए या फिर रिटायर्ड जज कहिए, एक ही बात,
आइए देखते हैं हमारे संविधान का अनुच्छेद 128 यानी अनुच्छेद 128 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 128 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आवश्यकता पड़ने पर यानी जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय, ठीक है, किसी भी समय अल्पकाल के लिए यानी थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यानी पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेकर, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सुप्रीम कोर्ट यानी एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट से जो रिटायर्ड हो गए हैं वो जज, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एवं हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में, न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में बैठने व कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। आइए दोस्त देखते हैं हमारे संविधान का अनुच्छेद 128 क्या कह रहा है अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के बारे में। दोस्त सर्वोच्च अनुच्छेद 128 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आवश्यकता पड़ने पर यानी जरूरत पड़ने पर किसी भी समय अल्पकाल के लिए यानी थोड़े समय के लिए किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से यानी पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के किसी भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जो है रिटायर्ड जज को सर्वोच्च न्यायालय में बैठने या कार्य करने के लिए क्या कर सकता है, कह सकता है, ठीक है। सहमति और सहमति न देना या सहमति या असहमति मतलब सहमति या असहमति देना उस रिटायर्ड जज की स्वेच्छा पर निर्भर करेगा, यानी वो कार्य करने के लिए मना भी कर सकता है और हाँ भी कर सकता है। जबकि पीछे वाले में आपने देखा जो तदर्थ न्यायाधीश था और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश था वहां पर उसकी इच्छा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन यहाँ पर जो है जो रिटायर्ड न्यायाधीश है वो काम नहीं करना चाहता तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर वो मना करता है तो वो उसे सुप्रीम कोर्ट में बैठने या कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं दोस्त इसके पेमेंट इसको कहाँ से मिलेगा। तो दोस्त इसे वही वेतन भत्ता मिलेगा जो समय समय पर, ध्यान दीजिएगा, इसे वही वेतन भत्ता मिलेगा जो समय समय पर कौन तय करेंगे, जो समय समय पर राष्ट्रपति तय करेंगे, ठीक है, समय समय पर राष्ट्रपति तय करेंगे, ठीक है। इनका वेतन भत्ता फिक्स नहीं है, जितने दिन काम करेंगे राष्ट्रपति जो है उस हिसाब से इनके जो है वेतन भत्ते को क्या करेंगे, तय करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्त, आपको सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश यानी रिटायर्ड जज के बारे में बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा।